नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और एफएम न्यूज़ के विशेष प्रोग्राम हांजी विधायक जी में आपका स्वागत है। अब क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही हांजी विधायक जी है, तो हमारे साथ एक उत्तर प्रदेश के विधायक, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी निर्मल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के बारे में पहले परिचय करा दें कि डॉक्टर साहब ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस विधा को लेकर के सेवा का संकल्प लिया जिसे हम वंचित, शोषित और दलित समाज कहते हैं। उनके उत्थान के लिए, उनके संघर्ष के लिए और उनकी सेवा के लिए राजनीति में आने वाले डॉक्टर निर्मल से हम बात। डॉक्टर साहब, एफएम न्यूज़ पे स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हांजी विधायक जी में पहला सवाल हमारा है बचपन से विधायक तक, जिसमें कि प्रारंभिक जीवन, शिक्षा दीक्षा, फिर सरकारी सेवा और फिर समाज के लिए काम तथा अब राजनीति में सीधी। तो ये जो यात्रा है, इसमें वो कौन से ऐसे मुकाम हैं जिनको आप बताना पसंद करेंगे और हम भी जानना पसंद करेंगे? देखिए, मेरी प्राथमिक शिक्षा मिर्ज़ापुर के जमुआ बाजार एक देहाती क्षेत्र में हुआ और जो दलित एक्टिविज़म है हमारे जीवन का, उसकी जो शिक्षा हमें मिली वो वहीं से मिली। मैं कई आयोजनों में जिक्र करता रहा हूँ कि जब मैंने वहाँ के जो आप जानते हैं ग्रामीण अंचलों में कोई शादी विवाह होते हैं, मरनी करनी होती है, तो वहाँ पर पहले पंगत में खाने की व्यवस्था थी। सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। पत्तल बिछाया जाता था, उसमें खाना परोसा जाता था और खाना खाने के बाद पत्तल पे जो जूठन बचती थी, उस जूठन को उठाने के लिए मैंने कुत्तों को और दलितों की एक कौम को एक साथ दौड़ते हुए देखा और वह कौम थी मुसहर जाति। मुसहर जाति? जी। मैंने देखा कि पत्तल पर पड़ी जूठन को उठाने के लिए जो कुत्ते और जो मुसहर एक साथ दौड़े, तो कुछ पत्तल का भोजन तो कुत्ते चढ़ कर गए और कुछ मुसहर उठा ले गए। मिर्ज़ापुर में। तो इस घटना ने मेरे बाल मन पे बड़ा प्रभाव डाला। संयोग से मैं एक ऐसे परिवेश में पैदा हुआ था कि मेरे घर में एक गांधी पुस्तकालय था और उस पूरे इलाके में मेरे ही यहाँ समाचार पत्र आते थे और जो पुस्तकालय था उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित तमाम पुस्तकें थी। तो मैं कक्षा 6 तक पहुँचते 8वीं तक मैं वहाँ पढ़ा था और मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में मैं पूरी तरह से भिज्ञ हो गया और आप कहेंगे कि मैं शुरू से ही अम्बेडकरवादी करने का मौका मिल गया। जी, निश्चित रूप से मैं शुरू से ही अम्बेडकरवादी हो गया। तो ये मेरी प्राथमिक शिक्षा थी विद्यालय के भी, और ये जो आप कह लीजिए भारतीय राजनीति या जो भारतीय सामाजिक परिवेश है उससे शिक्षित होने का मुझे अवसर मिला। इसके बाद मेरी शिक्षा मिर्ज़ापुर के शहर में हुई और फिर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चला गया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मुझे काफ़ी कुछ दिया। वहाँ पे जो छात्र आंदोलन हुए उसमें मेरी सक्रिय भागीदारी हुई। छात्र आंदोलनों में मैं कई बार जेल भी गया और मैं आपको बताऊं कि मेरा स्वास्थ्य एक लहीम सहीम युवक के रूप में मैं जाना जाता था और मेरे स्वास्थ्य में सुधार तब हुआ जब मैं जेल गया। जेल गए तो सेहत बन गई? जी, क्योंकि वहाँ पे आंदोलनकारियों को बी क्लास की सुविधा दी जाती थी और सुबह शाम भोजन की व्यवस्था थी और कुक भी मिला हुआ था। तो बहुत अच्छा समय वहाँ गुजरता था
और मैं काफ़ी स्वस्थ होकर ये के किस लौटा सन था। की डॉक्टर साहब लगभग बात होगी जब आप अब जेल में रहे ये इलाहाबाद छात्र सब आंदोलन के हमें तहत? लगता है ये 80 के दशक की बात है। अच्छा, 80 के दशक की बात। इमरजेंसी के बाद का मामला है। जी 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 जी। तो इन सब घटनाओं ने मुझे काफ़ी सीख दी। जेल की व्यवस्था को भी मैंने देखा और वहाँ पे जो कैदियों की स्थिति थी उनका भी मैंने अध्ययन किया। तो इन सब को लेकर के काफ़ी एक आंदोलन के दौरान का मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पहले जो छात्र राजनीति थी बड़ी उग्र थी। आज के परिवेश में उस राजनीति की आप कल्पना नहीं कर सकते। उस समय एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे देवराज अरस, आप जानते होंगे। कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो अरस कांग्रेस बनी थी, वो उसके अध्यक्ष बने थे। इलाहाबाद में उनका आगमन होना था। उस समय कांग्रेस के 2 गुट थे, तो उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। एक शेरवानी साहब थे। अच्छा जी, उनका बड़ा उद्योग था। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि निर्मल तुमको ले आना है, देवराज अरस जी को लेके आना यूनिवर्सिटी में, लेके आना है, हमारे आवास लेके आना है। अच्छा, तो उनकी पार्टी के नेता थे। बनारस से रामबाग तक ट्रेन थी और रामबाग में जब ट्रेन उतरी तो जो विपक्ष था वो भी था और एज ए छात्र नेता मैं भी था। सैकड़ों की छात्रों की भीड़ मेरे साथ थी। मैंने उस पूरे कंपार्टमेंट को गिरवा लिया था और उसमें से उनको निकाल करके देवराज अरस जी को ससम्मान शेरवानी साहब के घर ले गया था। विपक्ष की चलने नहीं दी? नहीं। तो आप देखिए उस समय की जो छात्र राजनीति, यद्यपि मैं इस राजनीति की भर्त्सना करता हूँ क्योंकि जो समय पठन पाठन के लिए मिलना चाहिए था वह उग्रता के लिए और अनावश्यक विवाद पैदा करने के लिए ये सब शैक्षणिक संस्थानों में ये उचित नहीं। मतलब अभी आपको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की छात्र राजनीति आपको अपने जीवन में मिली वो नहीं मिलनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और मैं इस मत का हूँ, अब मेरा मत बना है इन सब झंझावातों के बाद कि छात्रों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। और ये जो आपकी छात्र संघ हैं जो ये छात्रों को गुमराह करते हैं और एक उनके पठन पाठन में बाधा पहुंचती है। डॉक्टर साहब सरकारी सेवा में आए, निश्चित रूप से बावजूद उसके जी। आपके अंदर ये भाव बना रहा लगातार कि राजनीति में जाना ही जाना? निश्चित रूप से चूंकि आर्थिक अभाव में मैं था और मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा भी कमोबेश अपने ही संसाधनों से ग्रहण की थी। और एक दौर ऐसा भी आया कि हमें जो कुछ मानदेय वगैरह मिलता था लोगों से, शेरवानी साहब बड़े उद्योगपति थे, उनका निधन हो गया और फिर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। फिर मैं आयोग में एग्ज़ाम दिया तो सचिवालय में सिलेक्शन हो गया मेरा, तो मैंने सेवा भी की। लेकिन सेवा के दौरान भी मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उस समय शताब्दी वर्ष चल रहा था, 1990-91 की बात है। और उसमें फिर मैंने एक जन्म शताब्दी समारोह समिति बनाई और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस का समारोह आयोजित किया। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री शिरकत किए उसमें। और फिर वह डॉक्टर अंबेडकर महासभा एक सामाजिक संगठन के रूप में वो कन्वर्ट हो गई। और फिर अंबेडकर महासभा के माध्यम से मैं आपको बताऊँ, मैं लगातार जुड़ा रहा। मैं सरकारी सेवा भी करता रहा और शेष समय मैं सामाजिक सेवा को देता रहा। और आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला और जो पिछड़े वर्गों को ये मंडल आयोग की जो पूरी लड़ाई थी, अंबेडकर महासभा के माध्यम से हमने लड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्थि कलश कब यहाँ पर स्थापित हुआ? ये अस्थि कलश 90-91 में माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर जी यहाँ आई थी और हमारे कार्यक्रमों में शिरकत किया था। तो उसी समय ये अस्थि कलश स्थापित हुआ। और आप जानते हैं कि उस अस्थि कलश का दर्शन करने
तत्काल राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब भी आए थे उस समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, प्रधानमंत्री वीपी सिंह आए थे जी, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष आए थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए थे, और उसके कालांतर में तो तमाम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विशेष उल्लेखनीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, आपके कोविंद जी आए राष्ट्रपति के रूप में, तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बराबर जाते हैं। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इतना सम्मान करते हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं, मुझे याद है 2017 का, हमें लगता है कि अप्रैल का कार्यक्रम था, शायद मार्च में सरकार बनी थी, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होनी थी, और मेरे पास एक हफ्ते पहले एक फ़ोन आया, और उनके निजी सचिव थे एक श्रीवास्तव जी, उनका फ़ोन आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा जी, तब तक उधर से आवाज़ आई, मैं योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। हमने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिवस समारोह में आना चाहता हूँ। अब मैंने कहा बहुत खुशी होगी। मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस समारोह में आना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य था। मैंने स्वागत किया, और किसी भी मुख्यमंत्री को बुलाने के लिए या और भी गणमान्य लोगों को बुलाने के लिए हम लोगों को बड़े प्रयास करने पड़ते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी न केवल आए, मैं आपको बताऊं कि उसके बाद 20 कार्यक्रम हुए, जितने भी कार्यक्रम हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी कार्यक्रमों में शिरकत। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब डॉक्टर साहब ने दिए, खासकर अपने प्रारंभिक जीवन को लेकर, और जैसे अंबेडकर साहित्य को पढ़ने से प्रेरणा मिली उन्हें, और ये यात्रा यहाँ तक आई। विधान परिषद सदस्य हैं, आज भी वो डॉक्टर अंबेडकर महासभा के अंदर जो अस्थि कलश, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्थापित है, उसके दर्शन करने न जाने कौन कौन आता है। लेकिन अगर उस पूरी व्यवस्था के लिए किसी एक व्यक्ति को सब श्रद्धा से पुकारते हैं, उनके नाम की चर्चा करते हैं, तो डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल है, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन अब क्योंकि बात आ गई है डॉक्टर अंबेडकर जी की, और आपके भी अपने पूरे करियर में उसका प्रभाव आज तक है, कक्षा 6 से लेकर और आज के डॉक्टर निर्मल जी, तो अभी अभी एकदम नई ताजा जानकारी है जी, और मैं उस तरफ आपको ले चलूं कि अभी अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक होली और एवं ईद मिलन समारोह जी, उसमें बाबा साहब अंबेडकर के प्रपौत्र राजरत्न अंबेडकर का आगमन होता है जी, और वहां से एक नारा निकल के आता है, और वो नारा होता है, मिले अंबेडकर और अखिलेश अब जीत लेंगे उत्तर प्रदेश। तो जब अखिलेश और अंबेडकर जी मिल गए हैं, तब डॉक्टर निर्मल जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका क्या होगा और भाजपा का क्या होगा? देखिए, राजरत्न अपने आप को अंबेडकर के परिवार का बताते हैं, लेकिन अंबेडकर के विचारों को उन्होंने कितना आत्मसात किया है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि मैंने 30 से 35 साल तक लगातार अंबेडकर को जिया है, और अखिलेश यादव और अंबेडकर की तुलना करना मैं समझता हूं कि ये निरा मूर्खता है। और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ये नदी के दो किनारे हैं, ये कभी एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने तो फोटो में एक साथ कर दिया था, एक ही फोटो में एक ही साथ बाबा साहब। निश्चित रूप से वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तुलना आप अपने चेहरे से कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के दलितों को उनके डेवलपमेंट के लिए जो उपहार दिया संविधान के माध्यम से, वो था आरक्षण, और उस आरक्षण के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में बहुत मेहनत किया, बड़ी मुसीबतें झेली। मैं आपको बताऊं कि संविधान को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जिस संविधान उप समिति में इस प्रस्ताव को रखा था, वो खारिज हो गया था। एक मतों के अंतर से आरक्षण मौलिक अधिकारों का भाग नहीं बन पाया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने फिर प्रयास करके उसको सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव पास हुआ, और उसी के तहत दलितों को आरक्षण मिला और बाद में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला।
और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण के इतने बड़े समर्थक और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी, जी। मैं पूछना चाहता हूं आपके इस मंच से, एफएम न्यूज के मंच से, कि आपने दलितों के प्रमोशन के रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में क्यों फाड़ा? अगर आप अंबेडकर को मानते हैं, अगर आप आरक्षण के समर्थक हैं, तो आपने लोकसभा में आरक्षण का बिल क्यों फाड़ा? इतना ही नहीं, हम यह भी पूछना चाहते हैं कि अगर आप दलितों के समर्थक हैं, दलितों का विकास चाहते हैं, तो जो ठेकेदारी में दलितों का आरक्षण था वो आपने क्यों खत्म किया? और अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के जरा भी, आप, मैं कह रहा हूं कि राई के बराबर भी समर्थक हो, आप उनको मानते हो, तो फिर अंबेडकर के नाम से जितने संस्थान बने थे उससे उनका नाम क्यों आपने हटाया? अंबेडकर से नफरत थी आपको, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अंबेडकर की पत्नी रमाबाई से क्यों नफरत थी आपको? रमाबाई के नाम से कानपुर देहात का जिला बना था, आपने हटा दिया इसलिए कि रमाबाई के साथ अंबेडकर का नाम लगा था। अंबेडकर के गुरु संत रविदास से आपको कौन सी दुश्मनी थी? संत रविदास का नाम भी हटा दिया भदोही जिले से, और ऐसे तमाम किया। बाबा साहब को भीम कहते हैं और भीम के नाम से संभल का जिला बना था, लेकिन अब राजरत्न भीम को भी नाश कर दिया। डॉक्टर साहब मैं निवेदन करना चाहूंगा बीच में। अब जब राजरत्न अंबेडकर खुद उनके बगल में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, जीत लेंगे उत्तर प्रदेश। देखिए, ऐसा है कि राजरत्न को अपनी हैसियत पता है। महाराष्ट्र के चुनाव में पिछली बार वो लड़े थे और शायद 1 सैकड़ा के आसपास उनको मत प्राप्त हुआ था। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सबसे ज़्यादा संख्या में अनुयायी हैं महाराष्ट्र में हैं, और उनको कितना महत्व देते हैं, उनको चुनाव में जो मत मिले थे उससे साबित हो गया। एक बयान है आपका जी, और वो बयान है कि पीडीए, आपने बयान दिया है, बयान बाकायदे अभी सोशल मीडिया पे है। उस बयान में है कि पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों की विरोधी है। आप स्पष्ट कीजिए कि कैसे पिछड़ों और दलितों की विरोधी समाजवादी पार्टी को आपने कह दिया, जबकि पीडीए आज की डेट में अखिलेश यादव पीडीए का जम के नारा देते हैं। देखिए, वो पीडीए के कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि पिछड़ों और दलितों के समर्थन में तो अखिलेश यादव कभी नहीं रहे। तो उनके पीडीए का मतलब क्या है? तो है, हाँ, निश्चित रूप से वो पीडीए उनका फर्जी है, पूरी तरह से फर्जी है, और अब वो निरर्थक साबित होगा। आप 2027 के चुनाव में देख लीजिए, इन्होंने दलितों का इतना बड़ा नुकसान किया है। मैं आपको बताता हूं, सैकड़ों सालों तक 1.5 लाख हमारे दलित अधिकारी और कर्मचारी रिवर्ट कर दिए गए बिना किसी अपराध के, और सैकड़ों सालों तक दलितों की सिसकियां अखिलेश यादव के कान में गूंजती रहेंगी, जो उन्होंने इतना नुकसान किया। हमें ये जो जमींदारी विनाश अधिनियम था 1950 का, उसके तहत हमारे लोगों को ये अधिकार मिला था कि जो ग्राम समाज की जो पट्टे की जमीन है उसमें प्राथमिकता मिलती थी। इन्होंने नया रेवेन्यू कोड बिल बनाया 2016 में जो आया, उसमें हमारी दलितों की प्राथमिकता को समाप्त कर दिया आपने, उसको टैग कर दिया सबके साथ। तो क्यों? अगर आप दलितों के जरा भी हितैषी हैं तो आपने ऐसा क्यों किया? आपने ठेकेदारी में आरक्षण कर दिया, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, हमारे महापुरुषों को आपने अपमानित किया, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि दलित आपको वोट करेगा? तो ये पीडीए तो अपंग है, वो कामयाब नहीं होगा। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा, अब की बार समाजवादी पार्टी, जैसा कि हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि समाप्तवादी पार्टी बनेगी, और इनकी दुर्गत वही होगी जो कि कांग्रेस की वर्तमान में हो रही है। ठीक है, आपने अपना जवाब दे दिया, हमने सवाल किया, लेकिन अब सवाल से सवाल एक निकल के आता है। और क्योंकि आज हमने स्पेशल आपको इस हांजी विधायक जी शो के लिए बुलाया है, तो आज हम पूछ ही लेंगे और आप बता भी दोगे, हमें पूरा इस बात का भरोसा है। यदि हम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं उनकी बात करें और आपसे व्यक्तिगत राय जानना चाहें, पार्टी की राय नहीं जानना चाहेंगे, तो उस व्यक्तिगत राय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो विमर्श है, के जो विचार हैं, उन विचारों के सबसे करीब आप किसको पाते हैं? नेता है 3 जिनका हम नाम लेंगे, हम 4 का भी नाम लेते हैं। राहुल गांधी जी, जो कि कांशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, कांशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। अब अंबेडकर जी को भारत रत्न न दिया हो वो एक अलग बात है। दूसरी नेता अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने अपना नारा ही पीडीए कर लिया है,
अब पीडी का मतलब तो पिछड़ा और दलित ही होगा, और उनके साथ में राजरत्न अंबेडकर नजर आते हैं। अखिलेश यादव का फोटो भी बाबा साहब अंबेडकर के साथ उनके कार्यकर्ताओं ने या उन्होंने ही जिसने भी हो किया था। तीसरी नेता है मायावती जी, जो कि कांशीराम जी के साथ काम किया, उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और आज की डेट में भी अंबेडकर जी सबसे आगे वहां पर दिखते हैं। और चौथे नेता उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन पर ये सारे के सारे मिलकर आरोप लगाते हैं कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। अब आप बताइए इन सब को आप कैसे विश्लेषित करेंगे? देखिए, आप अगर यह सवाल करते हैं कि इन नेताओं में बाबा साहब के विमर्श और विचार के बाबा करीब साहब कौन है? डॉक्टर वास्तविक अंबेडकर के विमर्श के करीब कौन है? अगर आप राहुल गांधी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात जी। करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने सर्वविदित है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने नहीं दिया। और सिर्फ भारत रत्न नहीं, मैं आपको बताऊं कि उस दौर में, कांग्रेस के दौर में, हिंदुस्तान में जितने चौराहे हैं, जितने संस्थान हैं, वो जवाहरलाल नेहरू के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से तो बने। एक भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा इन लोगों ने चौराहे पे नहीं लगाई। तो डॉक्टर अंबेडकर तो उनके विमर्श में थे ही नहीं, कांग्रेस के विमर्श में नहीं, बिल्कुल नहीं थे। और अगर होते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को त्याग पत्र फिर कांशीराम जी के विमर्श में कहां से आ गए? वो तो उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। विमर्श में कहां से आ सकते हैं? क्योंकि कांशीराम की वैचारिक क्योंकि पत्र लिखा है राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया निश्चित जाए। रूप से वो जब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं संजो कर रख पाए तो कांशीराम को कहाँ रख पाते? और कांशीराम जी को भारत रत्न देने की बात तो निरा मूर्खता है। वो उस दलित आंदोलन और अंबेडकर विमर्श से कांग्रेस लाखों कोसों दूर है। क्योंकि आप देखिए, एक समय में दलित कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, और लेकिन दलितों ने ये देखा कि कांग्रेस ने सिर्फ उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और कोई डेवलपमेंट दलितों का नहीं होने पाया। कच्चे मकान थे, झोपड़ियों में दलित रहा करता था, शैक्षिक स्तर पर से भी कोई खास सुधार नहीं हो पाया। तो उनका पूरी तरह, चलिए आपने कांग्रेस के बारे में बता दिया, अब हम दूसरा सवाल करने के और लिए आपको बताता हूँ कौन कितना भरोसेमंद है अंबेडकर के विमर्श के प्रति। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले वर्षों में मैं ले चलना चाहता हूं। 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन में एक आवास है जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने अध्ययन वहीं पे रह करके 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन, 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन जी, वो जो उसका ओनर था, वह उस आवास को बेचने के लिए, नीलामी करने के लिए उसने गजट नोटिफिकेशन कर दिया। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर का मामला था, वहां रह चुके थे, तो दुनिया के अखबारों ने उसे छापा, हिंदुस्तान में भी वो खबर छपी। और मैं आपको बता रहा हूं, कोई सोनिया गांधी नहीं आगे आई, कोई अखिलेश यादव आगे नहीं आए, कोई मायावती नहीं आई। अगर आए आगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आवास नीलाम नहीं होने दिया जाएगा, उसे सरकार क्रय करेगी और भव्य स्मारक बनाएगी। और वहां पे उनको भेजा, मुंबई के जो संस्कृति मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको स्वयं भेजा और वो आवास क्रय किया गया 40 करोड़ में, और वहां पे एक भव्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्मारक बना। अगर यहाँ पे मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, मायावती ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां बनाई, पत्थर की मूर्तियां बनाई, विचारों की नहीं बनाई। मायावती जी ने वैचारिकी रूप से डॉक्टर अंबेडकर को प्रासंगिक करने का कार्य यदि किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। डॉक्टर अंबेडकर महासभा के ही परिसर में पहली बार उन्होंने ये घोषणा की, 2017 की ही बात है, जब वे मुख्यमंत्री थे और आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, तो उन्होंने घोषणा की थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। और आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसी दिन
जा करके अपने आवास में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो टंगवाई थी शुरुआत अपने यहाँ से, और हम लोगों ने फोटो खिंचवाई थी अपनी। शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास जी, से। योगी आदित्यनाथ जी ने। और आप देखिए, मैंने कई मुख्यमंत्रियों से, तमाम लोगों से निवेदन किया। वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर ने एक बार लगभग रूंधे गले से मुझसे कहा था, वो मुझे बहुत मानती थी, मुझको लेकर के हवाई जहाज से दिल्ली जाती थी, मुंबई जाती थी। तो माई साहब सविता अम्बेडकर जी, माई साहब सविता अंबेडकर, उन्होंने रूंधे गले से कहा था, निर्मल, बाबा साहब के सम्मान की रक्षा करना, ये जो उनका अस्थि कलश है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पूरे विमर्श को प्रतिबिंबित करता है। और मैंने सभी लोगों से बहुत लोगों से निवेदन किया, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं लगी। बहुत लोगों में बहुजन समाज पार्टी भी आ रही, हाँ, सारे लोग आते हैं। समाजवादी पार्टी भी आ रही, बहुजन समाज पार्टी की कांग्रेस बात भी आ तो मत करिए, क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर की कोई चर्चा करे वो भी उनको पसंद नहीं था। उनका एक एकाधिकार था, कोई और चर्चा भी नहीं करता। हाँ, वो कोई और चर्चा न करे, वो अंबेडकर उनकी बपौती शब्द, बपौती थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे अंबेडकर महासभा से ये घोषणा की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक भव्य स्मारक लखनऊ में बनेगा। और उन्होंने कहा कि यह केवल पत्थर का स्मारक नहीं होगा, यह उनके वैचारिक विमर्श को प्रतिबिंबित करने वाला स्मारक होगा, और उसमें एक शोध केंद्र खुलेगा। क्या बाबा मतलब? साहब इसका मतलब था पत्थर के स्मारक हाँ, तो पहले से हैं। डॉक्टर अंबेडकर शोध केंद्र खोलने की व्यवस्था की उन्होंने। डॉक्टर अंबेडकर हाँ, शोध केंद्र, जो उनके तमाम विषयों को, उनके विमर्शों को वहां पे शोध किया जाएगा। जो छात्र शोध करेंगे उसको छात्रवृत्ति दी जाएगी, रहने की व्यवस्था की जाएगी, उनको प्रमोट किया जाएगा। वहां भव्य प्रेक्षागृह की व्यवस्था किया उन्होंने। बाबा साहब की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा वहां स्थापित हो चुकी है, और आने वाले माह में, हमें लगता है 2 या 3 माह में उसका लोकार्पण भी होने बहुत जा बहुत रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया, विश्लेषण बहुत अच्छा। अब हमारे पास 3 मिनट 2.5 मिनट है डॉक्टर जी, साहब, जी, जी। और हम उसका भी उपयोग करना चाहेंगे। जी। कुछ रैंडम क्वेश्चन है जिनका जी। जवाब आपको देना है या नहीं देना, ये भी जी, आपके जी। ऊपर है, और देना है तो क्या देना है आप तय बताएं करें। बताएं बताएं। पहला क्वेश्चन है कि हर किसी में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। जी, निश्चित रूप से मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ही रही। तब काशीराम जी भी थे, काशीराम जी बाबा साहब अम्बेडकर की ही विमर्श की बात करते थे। मायावती जी में और उनके कार्यों में कोई 2 बातें ऐसी बताइए जो निश्चित रूप से बाबा साहब के विमर्श से संलग्न थी, विमर्श से ताल्लुक रखती। देखिए, मेरी अपनी सोच है और मेरी अपनी असेसमेंट है कि मायावती जी को एक स्वर्णिम अवसर मिला था, और पहली बार पूरे देश में दलित उनके साथ गोलबंद हुआ था, और उसमें यकीन किया था। लेकिन उस यकीन पर वे खरी नहीं उतरी। दलितों का सामाजिक सशक्तिकरण होना था, दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण होना था, उसमें मायावती जी पूरी तरह असफल हुई। अगर वे चाहती उस समय, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी चिंता थी कि देश के दलितों के पास जमीन नहीं थी, और वे केवल एक मैं आरक्षण उन्हें दे पाया, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं दिया। तो उनकी ये मंशा थी कि दलित जो है वह उनको भी जमीन मिले, भूमिधर हो जाए। हाँ, भूमिधर बने, और उनको आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के उपाय किए जाएं। मायावती जब मुख्यमंत्री बनी, या यदि मैं मुख्यमंत्री बनता, मुझे अवसर मिलता, तो उस समय उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारी जमीनें भारी संख्या में खाली पड़ी थी। आप जानते हैं, तमाम आपका पूरा बुंदेलखंड, पूरा ठीक है। ये सब जमीनें पड़ी हुई थी। हाँ, हाँ, पॉलिसी की और बात कर लेते उसका हैं। चिन्हांकन करा करके वे भूमिहीन, जिनके पास न सरकारी नौकरी थी, न रहने के लिए मकान था, न रहने के लिए जमीन थी, ऐसे दलितों को, जो वास्तव में वंचित, जो वास्तव में दलित थे, अंबेडकर का दलित, उनके लिए जमीनों की व्यवस्था और की आपको जा लगता है ये सकती कार्य मायावती जी नहीं कर पाएंगे? ये काम मायावती को करना चाहिए था, और उन्होंने नहीं किया। और इसी के शायद परिणाम में उन्हें निश्चित रूप से ये नहीं किया। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए, हम लोग अंबेडकरवादी लोग हैं,
और दलितों में विभाजन नहीं देखना चाहते। लेकिन मायावती जी की जो भी सोच हो, मैं मायावती जी को काशीराम ने अपने जो उत्तराधिकारी चुना, अंबेडकरवादी उसे अच्छा नहीं मानते। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हमारा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है बहुत छोटा सा। जी, आप अंबेडकरवादी हैं, आपने साफ साफ कहा, आपने कई बार जी, दोहराया हम लोग अंबेडकरवादी लोग हैं, लेकिन आप जिस पार्टी से विधान परिषद सदस्य हैं भाजपा, जी। क्या वो अंबेडकरवादी है? भाजपा अंबेडकरवादी है या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करती है, और इतना सम्मान बताइए, जो हमारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थान है महू छावनी, आप देखिए कितना भव्य स्मारक बनवाया है। जो बाबा साहब का अभी मैंने बताया शैक्षिक स्थल 10 किंग्स हेनरी रोड, वहाँ भव्य स्मारक बनवाया। जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड दिल्ली, वो भी तो किराए पे था, उसको भी 200 करोड़ रुपए देकर के खरीदा गया। वहां भव्य स्मारक किसने बनवाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। आपका जो चैत्य भूमि मुंबई में है, आप देखिए वहां पर जाके कितना भव्य स्मारक बना हुआ है, और करीब 200 मीटर ऊंची एक प्रतिमा बनने जा ये रही सारे है। कार्य भाजपा ने किए। ये सब भारतीय जनता, और इतना ही नहीं, सशक्तिकरण, दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण। आप स्टैंड अप इंडिया योजना जानते हैं? स्टैंड अप 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का उसमें सहायता दी जाती है व्यवसाय करने के लिए। आप तो अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के भी हाँ, तमाम दलित उद्यमियों को उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। तो हर प्रकार से आप देखिए, आपकी नजर में भाजपा आप अंबेडकरवादी है? देखिए, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी दलित हैं, क्योंकि उनके पास ही कच्चे मकान थे, उनके ही घरों में चूल्हा नहीं था, बिजली की रोशनी नहीं था, मकान कच्चे थे, झोपड़ी थी, सारा का सारा। बस डॉक्टर साहब, बस 1 मिनट हमारे पास और बचा है, और उस 1 मिनट में सवाल ये है कि हर व्यक्ति में, मैंने कहा ना, राजनेता कोई भी हो, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ तो अच्छा होता ही है, और कई मत बहुत कुछ अच्छा होता है जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके पिताजी भी रहे सत्ता में। कोई 2 बातें तो ऐसी होंगी जो अखिलेश यादव दलितों के हितैषी जिससे दिखते होंगे, कार्यकाल आपने उनका देखा है, कोई 2 बातें तो देखिए, जरूर। मैंने बहुत नजदीक से अध्ययन किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति को, मुझे ऐसा कोई प्रसंग नजर नहीं आता। आप दलितों की बात छोड़ दीजिए, दलितों या पिछड़ों के संदर्भ में मुझे कोई ऐसा प्रसंग नजर नहीं आता जिसमें समाजवादी पार्टी ने उनके हित के लिए कोई काम किया हो, विशेष रूप से इंगित करते हुए। इंटरव्यू हमें और इजाजत नहीं देता, समय की एक सीमा है। डॉक्टर निर्मल से बात करो तो विश्लेषण इतना अद्भुत निकल के आता है, क्योंकि उनकी जानकारी बहुत पीछे तक है। देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, अब देश में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो राजनीति भी यहाँ की सबसे बड़ी है। और यहाँ की राजनीति हो या पूरे देश की राजनीति हो, निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विमर्श का सबसे बड़ा विषय तो है ही। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके विमर्श पर, उनके विचारों पर बड़ी जानकारी रखने के नाते डॉक्टर निर्मल हम सब के लिए हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रहते हैं जिनसे हम इस पर बात करने चले जाते हैं। आज हांजी विधायक जी में भी वो विषय हमें लेना ही पड़ा, और गहन विश्लेषण सामने था। मेरे सारे सवाल और उनके सारे जवाब आपके सामने हैं। अब आप बताइए कि सही क्या और गलत क्या, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और आप हो वो जनता, आप ही हो जनार्दन। देखते रहिए हमें। नमस्कार।